काराकाट के नौजवान मनोरंजन के मूड में नहीं है। प्लान ए उपेंद्र जी थे, प्लान बी पवन सिंह थे। कई बार जो नक्सली होते हैं उससे आईपीएफ को जोड़ करके देखा जाता है। चुनाव भी लड़ा एक बार आईपीएफ के ही टिकट से। घर में भूजा भी लेते थे तो बाहर गली में आकर के दोस्तों के साथ शेयर करके खाते थे। पटना यूनिवर्सिटी में आज भी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मारधार, तरह तरह के पोस्टरबाजी, नारेबाजी, छात्रों के मर्डर तक की घटना सामने आ जाती है। दुख नहीं होता है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों में मैथ के मामले में हमें खास जीनियस देखते हैं। जैसे जनता के से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं एक अडानी ने ले रखा है। अडानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग या उनके कोई प्रवक्ता हैं तो वो सामने आए। भाजपा के लोग उसका जवाब क्यों देने लगते? मैंने 9 बार असेंबली चुनाव लड़ा है और 9 बार पार्लियामेंट जी। ईवीएम से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव और ज्यादा पारदर्शी हो। कुशवाहा समाज के लोग राजनीति के केंद्र में हैं। जनता ने बड़ा किसे नेता माना। खास तौर से प्रशांत किशोर जी की पार्टी ये इस रूप में उभर के आई है कि उसने इंडिया गठबंधन का वोट काटा और बीजेपी को मदद पहुंचाया। बिहार के दाऊदनगर में एक कोनी गांव में एक नौजवान लड़का 1980 के समय किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, या यूं कहें कि किसान ही नहीं, मजदूर आंदोलन जिसे बाद में कहा गया कि एक प्रकार से नक्सली मूवमेंट के रूप में जाना गया, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते निभाते आज देश की संसद में सांसद के रूप में धमक जमा बैठे हैं। और इस बार 2024 के चुनाव में पहली दफ़ा काराकाट से चुन करके आए राजाराम सिंह हमारे साथ हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको सबको नमस्कार। सर, शुरुआती परिचय जब हम आपका गूगल पे करते हैं या फिर कहीं से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आप एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की है आपने बिहार स्टेट इंजीनियरिंग से, जो आज एनआईटी पटना बन चुका है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद सोशल मूवमेंट में जुड़ गए। कैसे हुआ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर ना बन करके राजनीति की तरफ? असल यह सब किस्सा शुरू हुआ स्कूली ज़माने से ही। हम लोग मतलब उस समय भी एक तो सामाजिक अभिरुचि थी बचपन से ही। घर में भूजा भी लेते थे तो बाहर गली में आकर के दोस्तों के साथ शेयर करके खाते थे उसको। फिर बहुत बचपन में ही छठा चौथा पाँचवा में ही छात्र अनुशासित संघ बनाए थे। घरेलू पब्लिक लाइब्रेरी योजना से किताबें मंगाते थे। पढ़ने में अभिरुचि थी, हम लोग बहुत तेज़ तर्रार विद्यार्थी थे और थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न रहे। पटना यूनिवर्सिटी में भी रैंक होल्डर्स में से थे। डायरेक्ट एडमिशन हुआ था हम लोग का इंजीनियरिंग में। तो वो एक बात मन में बनी रही और इंजीनियरिंग पूरा होने के बाद भी हम लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखे, उसी में आगे बढ़ते चले गए। भाकपा माले से जुड़ा हुआ, आईपीएफ से जुड़ा हुआ, उसके राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर रहे। फिर नौजवान सभा, उसके पहले छात्र संगठन। पटना में जो पहला छात्र संगठन बना CSU, क्रिएटिव स्टूडेंट्स यूनियन, जो बाद में ABSU और अभी आइसा बना हुआ है जी। तो उस ज़माने में वही छात्र संगठन था। CSU के बैनर तले हम लोगों ने छात्र संघ के चुनाव भी लड़े पटना यूनिवर्सिटी में। 4 सीट पर लड़े थे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सभी पर। और एक छात्रों का एक छोटा सा हिस्से का ही समर्थन मिला। तो छात्र संगठन, उसके बाद युवा संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर किसान महासभा के IPF के बाद जवाबदेही मिली और 2001 से किसान फ्रंट की जवाबदेही संभाल रहे हैं। और देश में जो भी किसान आंदोलन हुए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ, फसलों के वाजिब दाम के लिए, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। उसमें केंद्रीय स्तर पर उसकी कमेटी में जुड़े रहे हैं, उसको चलाते रहे हैं। तमाम जो बातें कही सर उस पर बाद में आएंगे, लेकिन एक जिक्र आता है कि आपका शुरुआती जो राजनीति की अभिरुचि थी वो पटना यूनिवर्सिटी में झलकता है। पटना यूनिवर्सिटी में आज भी छात्र संघ चुनाव होते हैं। मारधार, तरह तरह के पोस्टरबाजी, नारेबाजी, छात्रों के मर्डर तक की घटना सामने आ जाती है। दुख नहीं होता है? और किस तरीके से देखते हैं, सरकार की कमी है, यूनिवर्सिटी ठीक नहीं कर पा रहा है, या छात्रों में लगातार अनुशासन की कमी आई है? क्या समस्या है? क्यों इस तरह से पटना यूनिवर्सिटी की छवि लगातार दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है? एक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो बड़े मैथमेटिशियन भी थे। वो पटना गए और
लड़कों का इंटरव्यू लिया था। बाद में उन्होंने कहा, एक जगह पब्लिकली कहा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों में मैथ के मामले में हम एक खास जीनियस देखते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय उस मामले में बहुत टैलेंटेड रहा है और आज तक उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे पाई। उसके साथ ये लगातार भेदभाव बना हुआ है। तो इसलिए लड़कों की मूल वृत्ति या प्रवृत्ति कोई अनुशासनहीनता की नहीं है। बहुत मेधावी और बहुत टैलेंटेड लड़के हैं और उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी, कहिए कि जिसको कहा जाता था पहले कि छात्र संघ के चुनाव राजनीति की पाठशाला हैं और राजनीति को नकारात्मक ढंग से ही नहीं देखना है। राजनीति देश चलाती है। देश के सत्ता में जितने लोग बैठे हुए हैं सब राजनीति ही करते हैं, वो प्रधानमंत्री हो, पूरा मंत्रिमंडल हो या तमाम हो। राजनीति ही शिक्षा विभाग पर कितना बजट होगा, सिंचाई के लिए कितना बजट होगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी, हिंदुस्तान खुशहाल कैसे होगा, ये सारा कुछ राजनीति ही तय करती है। इसलिए राजनीति को सकारात्मक ढंग से भी देखने की ज़रूरत है। अगर राजनीति में विकृति आई है तो उस विकृति को दूर आखिर कौन करेगा? उसमें ईमानदार, अच्छे सच्चे लोग आएंगे, देश के लिए समर्पित जनसेवा की भावना वाले लोग आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति बदलेगी और वो जनसेवा का एक माध्यम बनेगी। जी, पटना यूनिवर्सिटी से आगे निकलते हैं। आईपीएफ में 1980s के आसपास जुड़े होंगे, मतलब 80 के दशक में जुड़े होंगे। हाँ। 80 में से लेकर के 2000 तक कहा गया कि बिहार में, अब कोर्ट करना चाहेंगे, कोर्ट ने कहा कि ये जंगल राज का दौर था, जातीय नरसंहारों का दौर चला, अगड़ा बनाम पिछड़ा चला, एक जाति की राजनीति भी चली। तब से लेकर के 2024 तक क्या क्या बदलाव हुए हैं? अब 2005 के बाद नीतीश जी की सरकार आई तो अक्सर देखा गया कि वो जातीय नरसंहार थम गया। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? मतलब हम थोड़ा इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। जी, सामाजिक न्याय समाज की जो सबसे दबे कुचले हिस्से हैं उनकी ज़रूरत है। आदमी को केवल रोटी ही नहीं चाहिए, उसको न्याय भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और एक बराबरी के समाज की लक बनी रहती है। और छात्र युवा इसके सबसे ज़्यादा अग्रणी मोर्चे पर रहने वाले लोग होते हैं। इसीलिए इस बदलाव की लड़ाई को कुछ जो सत्ता परस्त ताकतें रहती हैं, जिनका वर्चस्व रहता है समाज में, वो उसको नकारात्मक ढंग से देखती हैं। हम इसको इस ढंग से नहीं देखते। सर, आईपीएफ का मूल रूप से काम क्या होता था, एक बार बताइएगा। आईपीएफ ने, देखिए, गरीबों की लड़ाई को राजनीतिक फलक पर उठाया और आज भी भाकपा माले की जिद यही है कि गरीब राजनीति के केंद्र में आए। जो भूमिहीन है, गरीब है, जो समाज का सबसे अंतिम आदमी है, उसके सवाल पर देश की राजनीति घूमे, नाचे। वो जो विकसित होगा उसी से विकास के पैरामीटर्स तय हों। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, उसके गांव में पहुंचने की स्थिति क्या है, उसके गलियों की स्थिति क्या है, नालियों की स्थिति क्या है, उसके सुबह शाम दोपहर भोजन की गारंटी है कि नहीं, भोजन गुणवत्ता वाला है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि गरीब आदमी की राजनीति का केंद्र बने, ये आईपीएफ की भी जिद रही है और आज भाकपा माले की भी जिद है। अच्छा, आईपीएफ कैसे काम करता था, संगठन कैसे बढ़ाता था, क्या क्या पद होते थे, कमांडर वगैरह भी पद होते थे? ऐसा तो हमने नहीं कभी सुना। हम तो नेशनल काउंसिल के मेंबर रहे, नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, चुनाव भी लड़ा एक बार आईपीएफ के ही टिकट से। जी, इसलिए अब बताए ना कि जो समाज में उस तरह की वर्चस्वशाली ताकतें हैं वो गरीबों के संघर्ष के खिलाफ तमाम नकारात्मक तरह की बात करती हैं। ऐसा कुछ रहा नहीं है। यानी सच्चाई जो आपने न बताया। सच्चाई ही बता न रहे हैं। हम खुद उस कमेटी में रहे हैं, उसके नेशनल बॉडी में रहे हैं। यहीं फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था 82 में, जिसमें आंधी आ गई और सारे लोगों ने शामियाने का चोप पकड़ लिया। तो उस समय कुछ पत्रिकाओं ने लिखा, आंधी से आंधी की टक्कर। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उस पर कविताएं लिखी थी, चर्चा की थी और ये शीर्षक बना था पत्रिकाओं का। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। जी, कई बार
जो नक्सली होते हैं उससे आईपीएफ को जोड़ करके देखा जाता है, अलग है, समान विचारधारा है, क्या है, रास्ते कैसे हैं, अलग अलग हैं? देखिए, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको गडमड कर दिया गया है। अब हम कहेंगे कि जहानाबाद में, जी, औरंगाबाद में या अन्य जगह बहुत सारे हमारे साथी जो है, खुद संग्राम समिति एक ज़माने में थी, या एक ज़माने में जिनको आप माओवादी आप कहते थे, उसके हमलों का शिकार हुए, मारे तक गए, शहीद तक हुए। लेकिन यह बात सही है कि उन लोगों के कारनामों के बरखिलाफ़ अगर कोई जनसंहार हुए तो उसके खिलाफ़ वो नहीं लड़े, लेकिन उनसे दुगना ताकत से उस सवाल को हमने उठाया। कहीं भी गरीबों का जनसंहार हुआ, चाहे बाथे हो, शंकर बिगहा हो, अन्य जगह हो, तो उसके खिलाफ़ हमने आवाज़ें उठाई ज़रूर। जी, अब थोड़ा सा आते हैं कि 1980 से जब आप राजनीति कर रहे हैं, 83 के बाद से लगभग एक्टिव रूप में आ गए हैं, तो एक तरह से बिहार में सामाजिक जो जातीय ताना बाना बना हुआ था, आज जातीय जनगणना भी बिहार में हो चुकी है। जातीय जनगणना से क्या लगता है, बिहार में कुछ बदला है चीज़ें या बदलने वाली है? जैसे पिक्चर तो ये बताया, जातीय जनगणना ने ये क्लियर किया कि अभी भी दलित जातियों में सबसे ज़्यादा भूमिहीन हैं, गरीब हैं, सबसे कम मकान उनके हैं पक्के के, सबसे कम नौकरी वाले हैं, ज़मीन उनके पास सबसे कम है। और उसी तरह से अगर हम दलित से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ें तो क्रमशः वही स्थिति बनी हुई है। तो जातीय जनगणना ने तो इस बात को क्लियर किया कि ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग तो एक और सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश बाबू, आपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया था और आपने कहा कि उस सर्वेक्षण से रिपोर्ट निकल के आई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी माहवारी आमदनी 6,000 भी नहीं है, से नीचे है, और 63% ऐसी आबादी है जिसकी आमदनी 10,000 से नीचे है। तो आखिर इतना दिन से आपने किया क्या? विकास बहुत कर रहे हैं, तो आपने क्या विकास किया? किसके लिए विकास किया? किसका विकास किया? ये जो दावा हो रहा है कि 22 में हमने सबका पक्का मकान दे दिया, तो कहाँ पक्का मकान बना भाई? उनकी माहवारी आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? बिहार ये दंश क्यों झेलेगा? मैंने 100 में 63% परिवार ऐसे हैं जिनकी 10,000 भी इनकम नहीं है। 10,000 इनकम को आप खुशहाल नहीं कह सकते। किसी तरह से रोटी दाल जुगाड़ हो जाए, यही बहुत है। शिक्षा और अन्य चीज़ों पर खर्च तो वो क्या कर पाएगा? आज जब इतनी महंगी शिक्षा हो रही है तो बिहार में गरीब का चेहरा दिखा करके आप विशेष पैकेज लेते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। राज्य का दर्जा तो आज तक नहीं मिला। अगर कभी कुछ विशेष पैकेज मिलता है तो जिस चेहरे को दिखा करके आपने पैकेज लिया केंद्र से या कहीं से, उसका हिस्सा तो मिलना चाहिए, नहीं तो ये नाइंसाफ़ी है, ये बेईमानी है। बिल्कुल, आपने जो आंकड़े का जिक्र किया उसके बाद हम थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। सर, आप 1995 से लगभग चुनावी राजनीति में हैं, 2 बार विधायक भी चुने गए बिहार विधानसभा के लिए, और 2009, 14, 19 और 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। 3 बार शिकस्त मिली, चौथे बार में सफलता मिली, जनता ने आपको सदन में भेजा। इन सारे चुनावों में शुरुआत में जब जाते होंगे तो कार्यकर्ता पर्चे बैलेट पेपर पे होते होंगे, क्या क्या बदलाव है? जैसे पैसे के मामले में, बैलेट से ईवीएम तक आने की कहानी, अभी ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जा रही है। आप इन बिंदुओं में चुनाव में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? और अभी लग रहा है कि क्या एक गरीब वर्ग आदमी चुनाव लड़ सकता है? कॉमन आदमी, जो लोकतंत्र की परिभाषा कहती, कोई भी बंदा उठ करके चुनाव लड़ सकता है? मैंने हमसे जुड़े हुए आंकड़ों को दुरुस्त करूं जी। मैंने 9 बार असेंबली चुनाव लड़ा है और 9 बार पार्लियामेंट जी। जीते 2 बार एमएलए सीट पर और 1 बार अभी लोकसभा। जी। जीतने और हारने के बीच में कभी भी जन संघर्षों के साथ जुड़ाव में कोई फ़र्क नहीं हुआ। हम घर नहीं बैठ गए, लगातार भिन्न भिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहे। अभी ही पिछली बार हारे तो देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन छिड़ा, उसमें भी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर थे, उसकी कमेटी में। इसलिए और
पहला चुनाव से लेकर के ये आखिरी चुनाव तक जनता का ही चुनाव रहा है। उसने ही मदद दे करके, आर्थिक रूप से मदद करके हमें जिताया हमेशा और सहयोग किया। और लेकिन इसके लिए करना भी पड़ा। आज भी जो इस बार भी हमने एफिडेविट दिया है, आज जो है वास्तविकता कि अर्जित संपत्ति शून्य है, जो पैतृक संपत्ति है उसी का मूल्य बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है। तो ये करना भी पड़ता है। 2 बार हम लोग एमएलए रहे हैं, लोकसभा के आज मेंबर हैं, तो इसलिए इस बार बल्कि कहिए कि लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो वो काराकाट की जीत में लागू है। जनता से, जनता के द्वारा। एक साधारण से हम बात करें, आप तो सर एक एग्जाम्पल है कि एक कैसे आम तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है और साधारण तरीके से, लेकिन आज की बदलती राजनीति में क्या लग रहा है कि प्रासंगिक है कि कम पैसों में चुनाव जीता जा सकता है? मतलब जीतने के लिए ये काम भी करना होगा जी। लोग चंदा आपको क्यों देंगे? जब आप खुद जीतने के बाद पूंजी संग्रह में लगेंगे तो आपको चंदा नहीं देंगे, आपसे बल्कि खाने पीने का जुगाड़ मांगेंगे। सीधा सीधी बात है। एक चुनाव दोनों में रिश्ता है। एक चुनाव इसी में था, ईवीएम से जुड़ी सवाल थी। लगातार विपक्षी दल कहते हैं कि भाजपा जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर देती है या चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहता है। देखिए, वो केवल ईवीएम का मामला केवल वो पार्टियों से नहीं है। हम लोग तो जीत के आए हैं, फिर भी कह रहे हैं। झारखंड अभी हमने जीता विधानसभा में, फिर भी कह रहे हैं। मामला ये है कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। जो जनता वोट कर रही है उसको लगे कि हमने जिसको वोट दिया है उसी में गिना गया है, इसका डाइवर्सन नहीं हुआ है और ईवीएम पूरा पारदर्शी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग की भूमिका बिल्कुल सत्ता पक्षीय हो रही है तो उसकी वजह से ईवीएम ज़्यादा कटघरे में हो जा रहा है। ईवीएम में तो सर जिसको वोट देते हैं उसका नाम भी आ जाता है कि मैंने इसको बटन। जैसे वीवीपैट की गिनती की बात तो हुई कि दोनों का मिलान किया जाए और दोनों को गिना जाए, लेकिन ये नहीं हुआ है। हमारे प्रशासन के लोग कई बार, जो चुनाव आयोग के लोग, जो जब हो जाता है वोट, उस समय जो वोट बताते हैं कि इतना हुआ। ईवीएम के दौर में तो सब आंकड़ा एकदम निश्चित है, आगे पीछे मैनुअल भूल की बात नहीं है। तो फिर वो 10 बजे रात में, 9 बजे रात में बदल क्यों जाता है कि नहीं इतना पोल नहीं हुआ, इतना पोल हुआ? तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे लोगों के मन में एक आशंका बन जाती है। अच्छा, थोड़ा बैलेट पे जब चुनाव होता था तो क्या चीज़ें होती थी, थोड़ा उसको भी जिक्र कीजिए कि उसमें संभावनाएं बनी रहती थी हेरफेर ना? वो हमेशा उसमें भी इस तरह की बात होती थी। हम खुद इस बात के गवाह हैं। मेरा 5000 वोट कैंसिल हुआ था और एक बार 41 वोट को जिसको डाउटफुल करके भेज दिया गया सेंट्रल टेबल पर, और उस पर सब पर रिजेक्ट का मुहर लगने वाला था। मैं उन 41 बैलेट पेपर ले करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया और उसमें से 16 मतपत्र सही निकलवाया। जिसको डाउटफुल, तो काउंटिंग टेबल से डाउटफुल करार करके भेज दीजिए सेंट्रल टेबल पर, और सेंट्रल टेबल में आंख मूंद करके रिजेक्ट का मुहर मार के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं तो बता रहा हूँ कि जो वो एक तरह से उन मतपत्रों की हत्या होने वाली थी, उनमें से 16 लोगों की हमने जान बचा ली। 16 को गिनती करवा दी आपने में। जी, इसमें तो अभी के समय में बहुत लोग कह रहे हैं कि बैलेट से फिर से वोटिंग होनी चाहिए। क्या आप क्या मानते हैं, बैलेट से होनी चाहिए या ईवीएम को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? वो इसी वजह से, ईवीएम से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव और ज़्यादा पारदर्शी हो, समझे ना? मैंने कहा आपसे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए मतदाता को, और ये भरोसा उसको होना चाहिए कि हमने जिसको दिया है उसी में गिना गया है। वो हाँ, जनता को संतुष्टि मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की पारदर्शी होना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इतना हम मशीनरी लगाए हुए हैं पूरे देश का, उतना पैसा खर्चा करते हैं, 5 साल में चुनाव कराते हैं,
तो लोकतंत्र में लोक प्रधान बना रहे, उनके हाथ में पावर रहे, जिसको पीपुल्स पावर हम कहते हैं, वो बात सुनिश्चित होनी चाहिए। थोड़ा सा सर, जब किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे तो आप लोग भी कई पोस्टरों में स्वामी सहजानंद, जो हमारे एक कहें कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता रहे, आज़ादी से लेकर के अब तक सबसे बड़े प्रणेता के रूप में उभर करके आते रहे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, जितनी इज्जत मिलनी चाहिए थी, उतने अब तक की सरकारों ने या किसी संस्थाओं ने उन तक वो सम्मान वो दे नहीं पाया। क्या लग रहा है कि सर इसके बारे में कुछ बात की जानी चाहिए? आज़ादी के पूरी लड़ाई में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्हें स्वामी जी कहा जाता है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसको कोई मिटा नहीं देगा, कोई नकार नहीं सकता है। यह ठीक है, उत्तर प्रदेश में वो जन्मे और बिहार जो है उनकी कर्मभूमि रहा, इसलिए बिहार में ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन उनका जो योगदान रहा वो राष्ट्रीय स्तर पर उसको नोट किया जाने वाला योगदान रहा, निश्चित रूप से। और ये देश के स्तर पर वो हमेशा, अब ये अलग बात है कि आपको भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न किसान आंदोलन हुए। चंपारण के आंदोलन ने गांधी जी को महात्मा बनाया, वारदोली के किसान आंदोलन ने पटेल जी को सरदार बनाया, सरदार पटेल बनाया, पुनपुरा वायलार का किसान आंदोलन, बिहार का किसान आंदोलन। तो कृषि चूँकि एक विविधता भरा क्षेत्र रहा है और अलग अलग समस्याएं भी रही हैं, और वहाँ पर वो आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, जिसने कि भारतीय इतिहास के निर्माण में, उसको किसानों के पक्ष में झुकाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और उसमें स्वामी जी का योगदान उल्लेखनीय है। बिल्कुल सर, थोड़ा अभी प्रेजेंट सिनेरियो पर आते हैं। संसद का सत्र चल रहा है, आए दिन लोग टीवी पर देखते हैं कि हंगामे के भेंट चढ़ी संसद, इतने घंटों के लिए निलंबित या फिर से बुलाया गया सत्र और फिर से कल के लिए स्थगित कर दिया गया। इतने सांसद, पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा था कि कितने सांसद निलंबित हो रहे थे। लगातार विपक्षी पार्टी कहती है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, और सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। जनता किन बातों को सच माने? अब ये कहानी का पटाक्षेप कल की घटना से हो गया। अभी कल जो पार्लियामेंट में हुआ, तो पहले तो स्पीकर साहब ने पूछा कांग्रेस के नेताओं से कि आप लोग बोलेंगे ही, सदन नहीं चलने देंगे? उन्होंने कहा कि हमें बात रखने का मौका दिया जाए। इतना ही पर सदन स्थगित हो गया। कोई बेल में उस समय नहीं गया था। अभी बहुत सारे माननीय सदस्य एंटर भी नहीं किए थे हॉल में, और स्थगित हो गया 12 बजे तक। अच्छा, उसके बाद 12 बजे से जो सत्र शुरू हुआ, तो एक पीठासीन पदाधिकारी में से आए, वो चला रहे थे। उन्होंने जो भी सरकारी बिल था, अपोजिशन ने वो भी नहीं डिमांड किया कि हमें कुछ बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया जाए। हम लोग साइलेंटली अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने जितने मंत्रियों से पेपर टेबल करवाना था वो करवाया। उसके बाद कहा कि अब वो एक सांसद भाजपा के हैं, वो बोलेंगे, और उन्होंने बोलना शुरू किया कांग्रेस पर हमला और आरोप के साथ। स्वाभाविक था कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया था पहले सत्र में, और लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा है, और बीजेपी के लोगों का वो भी कोई मुद्दा नहीं ले आया, वो सीधा कांग्रेस पर अटैक करते हुए अपनी बात शुरू किए। विपक्ष ने फिर अपनी सीटों से ही हल्ला हंगामा किया, और फिर सत्र को 9 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अडानी पर बार बार सरकार को घेर रहे हैं आप लोग, या अभी कई और मुद्दे हैं जिस पर सदन में आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। इससे नहीं लग रहा है कि जब उद्योगपति तो बराबर से इस तरह से चर्चा में आते रहता है सरकार के साथ, साठगांठ की शुरुआत से ही ये परंपरा रही है, लगभग परंपरा बन गई है कि सरकार जो भी रहेंगी, किसी न किसी उद्योगपति उनके इर्द गिर्द रहेंगे ही। जो सदन में और भी आवाज़ उठने चाहिए थे, जैसे जनता के से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अडानी ने ले रखा है। चाहे मीडिया की जगह हो, चाहे वो सदन का पटल हो, चाहे वो सड़क पे भी हो, तो अडानी अडानी गूंज रहा है। मुझे अफसोस है आप जैसे नौजवान सवाल को इस ढंग से फॉर्मुलेट करते हैं तब, इसलिए कि चीज़ें जैसी हैं वैसी देखिए।
अडानी पर 2200 करोड़ रुपया घूस देने का आरोप है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्था ने कहा, कोर्ट ने कहा। अभी बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एक जारी किया है, 61,000 करोड़ की संपत्ति को जिसका सरकार ने इवैल्यूएशन किया और अडानी को दे दिया 16,000 करोड़ में। बिल्कुल। तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश के संसाधनों को एक निजी पूंजीपति के हाथ में दे देने की जो षड्यंत्र चल रही है, तो पूरा अर्थव्यवस्था को हम डिरेल हो जाने दें हिंदुस्तान की, एक बात। और दूसरी बात, अडानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग या उनके कोई प्रवक्ता हैं तो वो सामने आए। हाँ, ये भाजपा के लोग उसका जवाब क्यों देने लगते हैं? इनको क्यों पीड़ा होती है भाई? ये बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी वाले डिफेंड क्यों? हाँ, मान लीजिए कि एक पूंजीपति जो भ्रष्टाचार का सहारा ले रहा है, घूस दे करके भारतीय अधिकारियों को ब्राइब कर रहा है, और बिना जांच के कैसे क्लियर होगा कि 2200 करोड़ तो घूस का था? किस बात के लिए घूस दिया गया और उन अधिकारियों ने उसको कितना लाभ पहुंचाया, इस देश की कितनी पूंजी लुटवा दी, और दुनिया के किन देशों के साथ आडवाणी के लिए क्या काम किया, ये तो उजागर हो। भारत में आपकी सरकार है, ठीक है, यहाँ पर आप एकदम तानाशाही से विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, नहीं चलने देंगे, सदन में चर्चा नहीं होने देंगे अडानी पर, ये कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जो आज इस परिघटना से जो हुआ, अडानी के ढेर सारे शेयर मार्केट गिर गए, कई देशों ने समझौता से, सौदा से इनकार कर दिया, इसको कैसे रोकिएगा? नहीं, बिल्कुल आपने जो एक पॉइंट पकड़ा ना कि जब अडानी पे विपक्ष बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ जाते हैं, उसको जांच के लिए नहीं बात करते हैं और इस तरीके से कह देते हैं कि अडानी पर क्यों बोला जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं संशय मन में खड़ा होता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। सर, थोड़ा हम बिहार उपचुनाव की बात करते हैं। अभी 4 सीटों पे चुनाव हुई, आपकी पार्टी 1 सीट पे चुनाव लड़ रही थी और सहयोगी गठबंधन दल में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल, 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। चारों सीट आपकी गठबंधन मतलब अपने हाथ से गंवा बैठी और वहाँ पे एनडीए का जीत हुआ। अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है कि संगठन में फेरबदल या गठबंधन में कुछ नए सिरे से बातचीत, क्या कमी रह गई थी जो इन चारों सीटों पे आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा? तरारी की हार की हम समीक्षा कर रहे हैं जी। और तरारी में हम सीधा लड़ रहे थे, उस हार का अफसोस है, उसका रिव्यू भी हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चारों सीट जनता ने एनडीए को दिया है और इस बार ख़ास तौर से प्रशांत किशोर जी की पार्टी ये इस रूप में उभर के आई है कि उसने इंडिया गठबंधन का वोट काटा और बीजेपी को मदद पहुंचाया। तो ये एक बात उजागर हो गई है। इसलिए आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें यही स्थिति नहीं रहने जा रही है, बल्कि इससे बिहार की जनता सबक लेगी और आने वाले दिनों में नीतीश बाबू के सर्वे का जो आंकड़ा है कि 20 वर्ष से आपने क्या किया, 34% परिवार 6,000 से कम आमदनी वाले और 63% परिवार 10,000 से कम आमदनी वाले, तो बिहार को बदलाव की ज़रूरत अब आ पड़ी है। ये विकास, इसका मतलब कि कुछ मुट्ठी भर हाथों में केंद्रित रह गया, आम आदमी तक नहीं पहुंचा। इसीलिए बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी जो चुनाव होंगे विधानसभा के, वो बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपके लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके जो अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और एनडीए के तरफ से उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, और एक बीजेपी से उनको टिकट मिला था, एक पवन सिंह थे जो आसनसोल से बीजेपी से टिकट मिला था। हालांकि उन्होंने फिर अपनी दावेदारी छोड़ करके काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। उन्होंने पर्चा भरा, नामांकन किया, वहाँ से प्रचार प्रसार किया और लगभग 1 लाख मतों से आप उनको हरा दिया। तो जनता जो है, क्या लग रहा है कि जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है उसे चुनना चाहती है, एक्टर लोगों को नहीं पसंद करती है? क्या संदेश आया? मैंने चुनाव कैंपेन में भी कहा था कि काराकाट के नौजवान मनोरंजन के मूड में नहीं हैं, वे देश में रोजगार देने वाली सरकार लाना चाहते हैं और ये बात सच साबित हुई। एनडीए की सरकार ने खुलेआम कहा कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। वो पकौड़ा बेच के रोजगार करेंगे कि टेम्पू चला के करेंगे वो जाने।
इसीलिए नौजवानों का साफ मानना था कि एनडीए से रोज़गार नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो रोज़गार मिलेगा। इसलिए वहाँ के नौजवान साफ थे। और दूसरी बात, जीतने के बाद हमने काराकाट की जनता को विशेष धन्यवाद इसलिए दिया कि उसने भाजपा के प्लान ए और प्लान बी दोनों को शिकस्त दिया। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही बात हम कहना चाहते सर, प्लान ए और प्लान बी क्या था भाजपा का काराकाट के लिए? हैं। प्लान ए उपेंद्र जी थे, प्लान बी पवन सिंह थे। यानी कि अगर दोनों तरफ से जीतेंगे तो उसके ही पाले में जाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो आपके सामने तो मतलब एक तरफ से जो चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की पूरी एक्टर एक्ट्रेस की जो फौज होती है वो थी, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री खुद वहाँ प्रचार करने आए थे। प्रधानमंत्री तो बार बार क्लियर कर रहे थे कि हमारे प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। वो ठीक है, लेकिन अंदर खाने पार्टी इसी तरह से कर रही थी ना, ऐसा आप भी मानते हैं? वो ये था ही और ये सच भी है जी कि दोनों में से कोई जीतते तो बीजेपी तरफ ही जाते, एनडीए तरफ ही जाते। उपेंद्र जी तो घोषित तौर से हैं, पवन जी भी चले जाते हैं, लेकिन मतलब जनता ने नकारा उसको। हाँ, इसलिए मैंने तो कहा आपसे कि जनता ने बीजेपी के प्लान ए और प्लान बी दोनों को शिकस्त दिया। इसके लिए वो डबल धन्यवाद की पात्र है। एक सवाल और सर, जब बात हुई है तो बिहार में सर अभी कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग राजनीति के केंद्र में हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे किया, या उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा में हारने के बाद राज्यसभा में तवज्जो मिली, और अभी आप भी उसी जाति से संयोगवश ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब तो एक हो गया होगा कि जब जनता ने बड़ा किसे नेता माना? अब ये हमारे लिए कहना मैंने ये जनता पर छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जनता तय करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। पूरे दर्शकों को भी धन्यवाद। आप देख रहे थे द लोल तंत्र, मैं हूँ आपके साथ ज्योत प्रकाश।